डेवलप करें और दूसरे बच्चों को मोटिवेट करें। ये प्रतीक बनेंगे, ये सिंबल होंगे कि लिटरेचर में अब जब ये आज से 5 साल 10 साल बाद इन रचनाओं को उठा करके देखेंगे तो इन्हें लगेगा कि हम उस दौर में क्या लिखते थे और आज हम कहां पहुंचे। दरअसल यात्रा वो नहीं होती कि कोई कल कहां था वो कहां पहुंचा। यात्रा का निर्णय, उसका एनालिसिस ऐसे होता है कि मैं जहां रात था वहां मैं सुबह तो नहीं खड़ा था। अगर मैं रात से कुछ आगे बढ़ा हूं तो मैं आगे बढ़ा, कोई कितना बढ़ा इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर मैं कल की जगह ही आज सोच रहा हूं, कल जैसा ही आज सोच रहा हूं, कल जैसा मेरा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं तो उसका कोई मायने रहते नहीं। ये कवि सम्मेलन इसी पर्पज से रखा गया। इस पर्पज से भी रखा गया कि हम इस बात को प्रमाणित कर सके कि कवि पुलिस नहीं होता, वो डंडे से सुधार नहीं करता, उसको अपनी बहुत बड़ी ताकत ईश्वर ने दी है, उसको थॉट दिया है, उसको कलम दी है, उसके जरिए वो इंप्रूवमेंट करना चाहता है। मुझे 4 पंक्तियां मेरे फादर की ध्यान आई। उन्होंने लिखा कि मैं तो कवि हूं, कविता का एहसास लिए फिरता हूं। मैं तो कवि हूं, कविता का एहसास लिए फिरता हूं और कविता से ही परिवर्तन की आस लिए फिरता हूं। तो कविता से ही परिवर्तन हो सकता है। और प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा। जब हम उसको पढ़ते हैं तो प्लेटो कहते हैं, आम धारणा यह है कि प्लेटो के काल में, प्लेटो के टाइम में कोई म्यूजिक को, लिटरेचर को कोई स्थान दिया ही नहीं गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन एक कोट बड़ी बढ़िया, मैंने उनको पढ़ा जब, और एक कोट है प्लेटो का, उन्होंने कहा कि अगर मर्जी के गीत लिखने की इजाजत हो जैसा ऊपर से उतरता है, और अगर वैसे गीत लिखे जाने लगे तो उस स्टेट को कानूनों की जरूरत नहीं होती, फिर गीत कानून बनते हैं। और जब गीत कानून का रूप लेता है तो उससे बेहतर कानून नहीं होता, क्योंकि फिर अनुशासन नहीं होता, फिर स्वशासन होता, अपनी मर्जी से आप चलते हैं। अब हम दूसरे चरण की तरफ चलें, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा, किसी कार्यक्रम का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आए, अपनी बात कही और हम चले गए और हमने केवल इस ऑडिटोरियम की भव्यता का लाभ उठा लिया, इसकी सुविधाओं का लाभ उठा लिया। जब एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, मुझे याद है कई साल हो गए, पहली दूसरी बार ये ऑडिटोरियम हम यूज करने वाले थे। सर से मिले, सर ने रचना मैम से मिलवाया कि आप उनसे मिलो, तो 3-4 लोग थे, मैं था, आशु जी और सर और रचना मैम। मुझे अभी वो शब्द याद है, सर को शायद याद हो ना हो, कि आप एक चाबी ऑडिटोरियम की इसको दे दो, इससे बेस्ट यूज कुछ नहीं हो सकता जो ये काम कर रहे हैं। और उस दिन ये हौसला मिला कि यार इतना बड़ा विश्वास अगर कोई व्यक्ति करता है कि एक ऑडिटोरियम, चाहे वो बात किस तरीके से कही गई, लेकिन वो मुझे इतनी घर कर गई कि अब इसका मतलब इसको बहुत यूटिलाइज करना चाहिए। तो फिर एक तय हुआ कार्यक्रम के इस स्कूल के बच्चों को लाभ मिले, वो यहां से सीखें, वो बहुत सी बातें करें। और बहुत से स्टाफ मेंबर्स मिलते हैं जब हम यहां आते हैं। वसीम बरेलवी साहब के कार्यक्रम को याद करते हो, हमेशा वो शिकायतें मैं अक्सर लेके जाता हूं कि जी उनको कब बुला रहे हो, वैसा कोई कार्यक्रम कब करा रहे हो। अब वो संयोग की बात है, लेकिन होगा जरूर और आने वाले कुछ समय में ही होगा। वो तय भी हो गया था, लेकिन वो कोरोना की लहर आ गई, डेट में फिक्स हो गई थी, टाइम में फिक्स हो गया था, 24 जनवरी को वो कार्यक्रम होना था। और ऐसा कार्यक्रम जिसको आप याद रखते, लेकिन वो जैसा उस बच्ची ने आया था कि तुम क्यों आए कोरोना, बस वो हमारा रोना यही है कि क्यों आए कोरोना, बड़े लोगों का। आज एक अवसर है, एक जो डे है जिसको अर्थ डे या जो पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। मानव के एक्सप्रेशन में, मनुष्य का जो बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है, उनमें पोइट्री है, उनमें लेखन है, उनमें आपके निबंध है। एक बहुत जबरदस्त माध्यम है अपनी बात कहने का, अपने एक्सप्रेशन का। कुछ सिखलाने, हम
नहीं पाए। सुन मानव ये कैसा अन्याय तू किए जाए। हाय राम हाय राम। ये 5 तत्व सृष्टि के पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश बनाए गए सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। पर हमने बना दिया इन्हें बेकार और कर दिया प्रकृति का सत्यानाश। प्रकृति विधान लीला अब हमें सताएगी, भविष्य में मानव को गर्त में ले जाएगी। चलो मैं तुम्हें भविष्य में ले जाती हूँ। भविष्य में चलो भविष्य में। ये क्या हो रहा है? बादल अग्नि बरस रहा है, सतरंगी प्रकृति बेरंग हो रही है, चमड़े शरीर की जल रही है। सांस ली नहीं जाती, मन फटने को आता है, धरती जहर उगल रही है, सारी बर्फ पिघल रही है, अंधकार छा गया आकाश में, डूब गए हम संसार में। पशु पक्षी मर रहे हैं और वही जहर हम खा रहे हैं। वही जहर हम खा रहे हैं। जीवन के 5 तत्व हो गए हैं जहरीले। हे ईश्वर तुम कहाँ हो? हे ईश्वर तुम कहाँ हो? क्यों करता है मानव शोर? अपने ही हाथों किया है तुमने अपना डिब्बा गोल। ओया है पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाएगा? देख अभी आगे तू पछताता ही रह जाएगा। हाँ पछताता ही रह जाएगा। प्रकृति के साथ ऐसा अत्याचार किया, खुद का ही तिरस्कार किया। कैसे रोके ये खिलवाड़, करे प्रकृति का सम्मान, ना करे छेड़छाड़। कष्ट पाता है प्रकृति का जर्रा एहसास कराता है ये, रहने दो मेरा भी वजूद, मुझसे ही तो तेरा अस्तित्व है। हमारा तुम्हारा सदियों का नाता है। वृक्ष की भी यही पुकार, मत काटो उसे दुखता है। वृक्ष की भी यही पुकार, मत काटो उसे दुखता है। मुझसे एहसासों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे एहसासों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है। प्रकृति उत्पात बढ़ाती है, मान वह हमें दिखाती है। चलती नदियाँ, झरझर झरते झरने, सतरंग पुष्प मंद मंद मुस्काते हैं। हे मानव प्रकृति की रक्षा का पाठ हमें पढ़ाते हैं, सीख हमें दे जाते हैं। धन्यवाद। एक कार्यक्रम आयोजित किया और आशु जी ने आपको शुरू में परिचय दिया कि सृजन सम्मान हम इस संस्था की तरफ से देते हैं। पहले एक बात जो उनसे शायद रह गई वो ये कि पहले ये होता था कि हम लोग एंट्रीज मांगते थे कि अपनी पुस्तकें भेजो। शुरू में अनुभव नहीं होता तो आदमी बहुत सी गलतियां करता और एंट्रीज आती, फिर उस पर जजमेंट होता और उसके बाद सम्मान जो था वो दिया जाता। फिर ये लगा कि हम एंट्रीज मांग के सम्मानित क्यों कर रहे हैं। कोई लेखक अपनी रचना को या अपनी पुस्तक को किसी कंपटीशन में शामिल क्यों करे? वो एक सेलेक्ट हो और बाकी रिजेक्ट हो, वो तकनीकी रूप से अलग बात हो सकती है, लेकिन ये गरिमामय नहीं। किसी शख्स को
दौड़ में शामिल होना पड़े कि आई एम हेयर, मुझे भी नोट करो, मैं भी सम्मान की दौड़ में हूं, और हमें ये लगा कि ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए हम अब ये तय करें कि विदा हम अपने हिसाब से तय करते हैं किस फील्ड में देना है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि सारे लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किताबों के संपर्क में रहने वाले लोग हैं, तो वो अपने लेवल पर किताबें छांटें। किताब नहीं छांटें तो व्यक्ति को छांटें, उस शख्स को ढूंढें जिसका असर है, जिसने काम किया है, और सारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि जो सबसे बड़े खतरे रहते हैं इस तरह के निर्णय करने में कि जी उस आदमी को दे दिया वो अपना था, उस आदमी को दे दिया वो अपना नहीं था, ये अपना पराया का भेद सृजन में कभी नहीं रहा। और जब भी कोई नाम आया उस नाम पर सहमति होने में समय ही नहीं लगा। अगर कभी लगा तो ठीक है जी इस पुस्तक के बेस पर या इस तरह से। और हुआ क्या है कि सृजन नाम से एक किताब छपती, एक मैगजीन है सृजन कुंज, उसमें साल भर में जो रचनाएं छपती हैं एक सम्मान उस आधार पर भी। तो आप देखें कि इतने बड़े बड़े लोगों को यह सम्मान मिला, और उनको क्या सम्मान मिला, हम सम्मानित हुए कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और वो इस मंच पर अपनी उपस्थिति देने के लिए आए। तो किसी भी तरह के विवादों से दूर रह करके निरपेक्ष भाव से, न कोई मेरा, न कोई पराया, न कोई आशु जी का, न कोई अरुण जी का, जो लेखक है वो अपनी कलम के आधार पर यहां आया है। तो एक भी शख्स ने, जितने लोग आज यहां सम्मानित होंगे या इससे पहले हुए हैं, पिछले लगभग 8-7 साल की गारंटी तो मैं देता हूं, एक भी शख्स ने अप्लाई नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं पुरस्कार के लिए किताब भेज रहा हूं, वो शुरुआत के 2-3 साल की बात अलग है। और फिर भी इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका काम नोट किया जाता है, अपने कर्म में लगे रहो, ऐसा नहीं कि आपको नोट नहीं किया जाता। और सेम बात हमारे साथ भी हुई। जिस पुरस्कार का जिक्र आशु जी कर रहे थे कि राज्य सरकार ने सम्मानित किया, उसके लिए सृजन सेवा संस्थान की तरफ से कोई प्रविष्टि नहीं भेजी गई, अपने आप आपका काम बोलता है। वो सुरेंद्र चतुर्वेदी यहां आए थे, बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये हुनर इस संस्था का, रोजगे का, वो बोल रहा है, और इसी वजह से नोट भी हो रहे हैं, और वो चीजें अपने आप आपकी राह में आ भी रही हैं। खास बात यह कि वो जो उपलब्धियां आपको मिलती हैं वो कहीं आपकी राह की अड़चन न बन जाए, आप उसको अपनी मंजिल न मान लो, वो पड़ाव हैं, आपको एक रिलैक्सेशन देंगे, थकान दूर करेंगे, लेकिन और आगे जाने के लिए आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो ये पड़ाव है जो हर लेखक के उसमें हिस्से में आता ही है, कभी किसी में कभी किसी में। अब जो सम्मान समारोह है उसको हम शुरू करें। जो नाम आपने लिए वो नाम इतने बड़े नाम हैं कि बार बार लेने से या न लेने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एक सेकंड में उन लोगों का परिचय दे दूं जिन लोगों की तरफ से ये सम्मान दिए जा रहे हैं। एक आदरणीय विजय गोयल जी अपने फादर स्वर्गीय गोपीराम गोयल जी की स्मृति में पुरस्कार सम्मान देते हैं, अनेक वर्षों से देते हैं। और केवल इसी तरह के कार्यक्रमों में नहीं, विजय जी का योगदान सृजन सेवा संस्थान की इस विकास यात्रा में अमूल्य है। हर कदम पर हमारे साथ आप खड़े हैं, हमेशा आपका सहयोग हमें मिला है। प्रहलाद टाक जी की तरफ से आनंद जी, उनके सुपुत्र हमारे बीच उपस्थित हैं। 2 विधाओं में, राजस्थानी और हिंदी, 2 किताबों के लिए आपकी तरफ से सम्मान दिया जाता रहा। सुरजा राम जालीवाला स्मृति सम्मान के नाम से दिया जाता है। ऐसे ही एक, क्योंकि बड़े लोगों का यही एक खास बात होती है, आशु जी ने एक पुरस्कार का या सम्मान का जिक्र किया, माता रामा देवी सम्मान जो दिया जा रहा है पत्रकारिता के लिए, किसकी तरफ से दिया जा रहा है, उसमें उन्होंने 3 नाम लिए, यशस्विनी आहूजा का, अंशुल आहूजा का, रवि आहूजा का। एक नाम वो भूल गए या छोड़ दिया, और वो नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु जी।
ये जो सम्मान है ये आशु जी की मदर की याद में दिया जा रहा है, लेकिन ये बड़प्पन होता है कि आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे और आप अपने नाम को चूक करके, छोड़ करके और आगे बढ़ जाते हैं। एक सम्मान यहां से दिया जा रहा है। माता जसवंत कौर स्मृति सम्मान हमारे भाई भूपेंद्र सिंह जी, इनका परिचय इतना बड़ा है कि अगर मैं इनकी एमए लिखनी शुरू कर दूं तो ये आधा पेज भर जाए। एमए हिंदी में, एमए अंग्रेजी में, एमए उर्दू में, एमए पंजाबी में, एमए राजस्थानी में, जितनी भाषाएं आप सोच सकते हैं उतने में तो ये एमए है। तो और एमए का मतलब ऐसे ही नहीं है कि एमए, वो एमए माने बिल्कुल एक्सपर्ट होना। आप किसी शब्द पर चर्चा करना चाहते हैं तो भूपेंद्र सिंह से चर्चा कीजिए। मैंने कल एक वो पॉडकास्ट सुना सर शशि थरूर का, उससे पूछा गया कि आप वर्ड्स के साथ कैसे खेलते हो, इतने वर्ड्स आपको कैसे आते हैं। तो ऐसी बात चलती रही। उससे किसी ने अचानक पूछ दिया, वो जो एंकर था, कि जी चलो मैं आपकी इंग्लिश टेस्ट करता हूं, आपको ये पता है कि डिक्शनरी का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? थरूर सेकंड नहीं लगाते, उन्होंने इतना लंबा नाम ले दिया कि ये है। तो फिर कि जी इसका क्या मतलब होता है? बोले जी एक तरह की बीमारी है, ये 90 लाख लोगों में एक कोई होती है, तो ये उसका नाम डिक्शनरी में है। पर फिर थरूर ने कहा कि मैं इसको वर्ड ही नहीं मानता, क्योंकि जो एक ही रेफरेंस में यूज हो सकता है वो काय का वर्ड। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाई, जो एक से ज्यादा रेफरेंसेस में यूज हो सकता है वर्ड तो वो है, और सबसे बड़ा ऐसा वर्ड ये वाला है। पर ये भी 5 ही संदर्भों में यूज होता, इससे ज्यादा वालों में सबसे बड़ा ये है। बात आगे बढ़ी तो उसने एंकर ने पूछा कि जी आप मुझे एक बात बता दो, बाकी छोड़ो, आप डिक्शनरी कौन सी पढ़ते हो? उसने कहा मैं डिक्शनरी पढ़ता ही नहीं, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डिक्शनरी। अब ये जो शशि थरूर है, हमारे थरूर तो ये हैं, वो तो अंग्रेजी के हैं, और हमारे शशि थरूर जो हैं ये अंग्रेजी के भी हैं, ये उर्दू के भी हैं, ये पंजाबी के भी हैं, राजस्थानी के भी हैं, और एक आध भाषा रह गई हो तो उसके भी है। तो भूपेंद्र सिंह जी की तरफ से सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही योगराज भाटिया जी ने गीता भाटिया स्मृति सम्मान शुरू किया। संदीप अनेजा जी संभवतः हमारे बीच अभी नहीं आए हैं। एक सम्मान संदीप अनेजा जी ने शुरू किया अपने पिता की याद में। तो इस तरह से अनेक सम्मानों की एक श्रृंखला है, वो जुड़ती चली गई, और आज उसका हम सम्मान समारोह यहां कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पीछे अगर ये हो गया तो इसको हटाओ, फिर शुरू करें। आज जो सम्मानित होंगे लोग, उनमें एक शख्स से आप परिचित हैं। वो यहां एक विशेष रेफरेंस में आए थे, आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है मौजूद रहे हों। आदरणीय मधु आचार्य आशावादी जी, डॉक्टर पीएस सूदन की पुस्तक का विमोचन था, और उस पुस्तक विमोचन में सर आए। एक सेकंड और ले लूं। आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी कितनी किताबें लिख सकता है। हम जब थे तो हमें ये लगता इसने किताब लिखी है, एक ये कितना बड़ा आदमी, मतलब जिसने 1-2 किताबें लिखी हमें लगता कितना बड़ा आदमी। मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिनकी 100 से ज्यादा किताबें हैं, 100 किताबों के लेखक। इतने छोटे मोटे हमारे टाइम के स्कूलों की लाइब्रेरी में होती थी किताबें, जितनों के लेखक हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से आज आपको मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गोविंद जी से, मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगत बादल जी से, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र जोशी जी से, डॉक्टर पीएस सूदन सर से, और डॉक्टर अरुण शहरिया ताई। आप सभी लोग कृपया मंच तक आएं और इस सम्मान समारोह को हम आगे बढ़ा सकें, उसमें हमारा सहयोग करें। आदरणीय डॉक्टर सूदन सर, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जिस शख्स को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और जिन शख्स के कारण ये पुरस्कार, ये सम्मान दिया जाता है, एक बहुत बड़ा नाम, ये हॉल भी साक्षी रहा उनकी गंभीर कविताओं का। और जब वो पंजाबी में डक्के सुनाते थे तो मैंने इसी हॉल में एक आदमी को हंसते हंसते लुटपुट होते भी देखा। राजस्थानी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर आदरणीय मोहन आलोक जी हमारे बीच नहीं रहे शारीरिक रूप से, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनसे मिला और उनकी स्मृतियों में मोहन आलोक ने भी पुरस्कार शुरू किया था। पहला महेंद्र मोदी जी को वो सम्मान जो था वो मिला। अब ये इस बार ये सम्मान है
और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार किया और यहाँ आना सहर्ष स्वीकार किया। आदरणीय मधु आचार्य आशावादी जी, बहुत बड़ा नाम पत्रकारिता का, साहित्य का, और साहित्य अकेडमी के राजस्थानी भाषा के आप संयोजक हैं। अनेक पदों पर आप रहे, दैनिक भास्कर के आप सलाहकार रहे, सलाहकार संपादक रहे, संपादक रहे। आपके ही बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि आपकी 100 से ज्यादा किताबें हैं। इतनी किताबें कि संभवतः आपको आपकी किताबों के नाम भी याद नहीं रहे होंगे। उसमें नाटक भी हैं, उसमें कविताएं भी हैं, उसमें आलेख भी हैं। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज मधु आचार्य आशावादी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हमारे मंचस्थ अतिथि अरुण शहरिया जी, अध्यक्ष हमारे कार्यक्रम के, आप आए और इस सम्मान समारोह में सहयोग करें। आप इधर मंच के बीच में आ जाएं सर। किसी एक पुस्तक के लिए नहीं, आपकी शख्सियत के लिए, आपके समग्र लेखन के लिए, आपकी बेबाक लेखनी के लिए हमारे बीच मधु आचार्य जी मौजूद हैं। आग्रह हमारे आनंद एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मधु जी से आग्रह करूंगा कि आप रख लो, आपकी मर्जी। सम्मानीय गोविंद जी, डॉक्टर मंगल बादल जी, राजेंद्र जी जोशी, सुदन साहब, अरुण जी, संदेश जी, आशु और मित्रों, मैं इस हॉल में चौथी बार आया, पहली बार नहीं। और मुझे लगता है कि पहली बार किसी सार्थक काम के लिए आया हूं मेरे नजरिए से। वो सार्थक इसलिए कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे साहित्य अकेडमी या संगीत नाटक अकेडमी या देश की अलग अलग अकेडमियों से पुरस्कार खूब मिले हैं, लेकिन आज जिस शख्स के नाम का पुरस्कार मिला है उसका नाम का मेरे से जुड़ना मुझे बहुत ज्यादा गौरवान्वित करता है। क्योंकि जब मैंने राजस्थानी में लिखना शुरू किया था तो मैं मोहन जी को पढ़ा करता था, मेरे पुस्तक के लोकार्पण में भी वो आए थे। हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा, जिसके लिए हम पिछले 7 दशक से मान्यता के लिए लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई के वो भी एक सैनिक थे, वो हरावल थे और उन्होंने राजस्थानी में बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन उनको जब भी सुनता था तो एक अलग तरह का जोश मिलता था। उनका पुरस्कार, उनके नाम का पुरस्कार पाना, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि साहित्य अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार जो मुझे मिला उससे बड़ा है। दूसरी बात, कई बार सोचता था, लेकिन जिस शिद्दत से मैं आशु को या अरुण जी को, संदेश को, मंगल जी को, इन लोगों को काम करते देखता था तो यूं मन में हमेशा आता था कि क्या इतनी ईमानदारी से साहित्य में आज भी काम हो सकता है क्या? क्योंकि साहित्य में ईमानदारी बहुत कम बची है। साहित्यकार ईमानदार नहीं रहे, संवेदनाएं ही बदल गई, भाव बदल गए, विचारों का तो खैर सबसे ज्यादा गड़बड़ थाला हो गया। उस दौर में भी इस संस्था ने अगर सम्मान के लिए मुझे कहा है तो मैं सच कहता हूं कि मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उनको हाँ कहा था और इनकार नहीं किया। लेकिन कम से कम आज मुझे आना बहुत सार्थक लगा। हालांकि
पहले मैं भैरूलाल जी घर के यहाँ भीलवाड़ा में बाल साहित्य के एक आयोजन में गया था। उस दिन मैंने भैरूलाल जी याद हो तो वादा किया था कि मैं अपने जीवन में कम से कम 50 बाल साहित्य की पुस्तकें लिखूंगा, और मुझे ये बताते हुए फक्र है कि मैं 30 किताबें तो लिख चुका हूँ बाल साहित्य। लेकिन आज जब मैंने यहाँ बाल कवि सम्मेलन देखा, ये नाटक देखा, चूंकि नाटक मेरा प्रिय विषय है, मैं तो शुरुआत ही मेरी तो जीवन की नाटक से हुई है, उसी ने मुझे इतना सफल बनाया हर काम में, तब मुझे लगा कि नहीं, अब तक कुछ भी नहीं लिखा है बाल साहित्य। उन बच्चों की संवेदना को देखकर बड़ा चमत्कृत था। मैं रोज कहता हूं कि बाल साहित्य के विषय बदल गए जो आज के कवि सम्मेलन ने साबित किए। पहले हम पेड़ को बुलवा देते थे, बंदर को बुलवा देते थे, अब बच्चों के ये उपकरण नहीं रहे। वो भी कोरोना के बारे में सोचते हैं, वो भी सांप्रदायिकता के बारे में सोचते हैं, वो भी राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं, वो भी पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो मुझे आज का दिन सार्थक इसलिए लगा कि मुझे लिखने के लिए इन बच्चों से कुछ नए विषय मिले और मैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ। मैं सृजन सेवा संस्थान और आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और एक सम्मान मिलना मेरे लिए खुशी की बात नहीं होती, मेरे लिए चिंता की बात होती है, क्योंकि उससे मुझे जिम्मेदारी का ज़्यादा एहसास होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस जिम्मेदारी की चाह पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सम्मान है, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच हमारे संरक्षक विजय गोयल जी मौजूद हैं, आप कृपया मंच तक आएं। स्वर्गीय गोपीराम गोयल जी की स्मृति में सृजन सम्मान आप वर्षों से देते रहे हैं। सृजन सेवा संस्थान के हर कार्यक्रम में आपका अमूल्य योगदान रहा है। वो चाहे आपकी उपस्थिति तो आपकी इतनी एक्यूरेट टाइम पर है। मैंने आपसे बहुत चीजें सीखी। समय की पाबंदी आपकी बहुत खास बात। आप 4 बजे का समय दें तो आप सर को 4 बज के 1 मिनट पर नहीं पाएंगे, 4 बजे ही पाएंगे। और इसके अलावा जो मॉनिटरी पक्ष है वो हमारा बहुत प्रबल है ऐसे लोगों की वजह से। तो विजय गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सम्मान दिया है। और हमारा सौभाग्य है कि इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए हमारे बीच 2 नाम इस बार हैं। उनमें से पहले नाम को मैं आवाज दे रहा हूं। आदरणीय सावित्री चौधरी जी जयपुर से हमारे बीच पधारी हैं। और साहित्य के क्षेत्र में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी लेखनी बहुत वर्षों से लगातार चल रही है, बहुत खूबसूरती से चल रही है। आदरणीय सावित्री चौधरी जी जयपुर से हमारे बीच आई हैं और हमें सम्मानित किया। इस सम्मान को स्वीकार करके स्वर्गीय गोपीराम गोयल स्मृति सृजन सम्मान, और दूसरा जो ये पुरस्कार, ये सम्मान जो शेयर हो रहा है, वो हमारे बीच एक और संयोग है और उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। एक सुखद संयोग, उस रेफरेंस में मुझे अभी याद आया। आदरणीय सावित्री जी कृपया आए और विजय गोयल जी और हमारे मंचस्थ अतिथि आपको एक स्मृति चिन्ह, एक शॉल, एक पुस्तक और एक चेक। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जनों को, विद्वानों को सम्मानित मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। सम्मान है, स्वागत है उनका। और सामने जो भी दर्शक बैठे हैं, अतिथिगण बैठे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आने का कष्ट किया और मुझे कहने का मौका दिया। आशु जी ने, मेरे लिए यह बहुत हर्ष और गर्व की बात है। आज सृजन कुंज की मैं पाठिका हूँ। मैं सोचा करती थी कभी मुझे भी कोई मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा,
तो एक ऐसा अवसर सुनहरी मेरे जीवन में भी आया। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी स्कूली शिक्षा सिर्फ 2 क्लास है। मैंने कभी स्कूल, कॉलेज तो क्या स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। पर पढ़ने की मुझे ईश्वर ने ऐसी लगन दी कि आप ये देखो, मैंने 5 भाषाएं घर पर ही सीखी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और काम चलाऊ अंग्रेजी। जब मैं बड़े बड़े साहित्यकारों का साहित्य पढ़ती तो मेरे मन में बहुत जोश उठता, इन्होंने कितना कितना अच्छा लिखा और इस तरह से साहित्य में अमर हो गए, मुझे भी लिखना चाहिए। तो मैंने पढ़ा तो टन भर, लिखा कन भर, लेकिन उस कन भर में नहीं मुझे आज इस जगह, इस मंच पर पहुंचा दिया। इससे बड़ा मेरे लिए कोई हर्ष का विषय नहीं हो सकता। और मुझे इतने इतने बड़े बड़े सम्मान मिले। मैं सोचती थी कि मुझे यही पता नहीं था कि कोई लाइनें छपती हैं, कोई लेख छपता है, उसका चेक मिलता है। तो 1983 में मैंने एक छोटा सा लेख लिखा, 14 नवंबर को चाचा नेहरू, जो राष्ट्रदूत में छपा और 5 रुपए का मनी आर्डर आया। वो रसीद मेरे पास आज भी रखी है। तब मुझे पता चला कि लिखते हैं और छप जाता है तो रुपए भी आते हैं। ऐसे बस लगातार फिर सोचती, कोई दिन ऐसा भी होगा आकाशवाणी पे जो कोई ये कहेगा कि लीजिए अब आप सावित्री चौधरी की कहानी सुनिए। और फिर मेरी लगन का नतीजा ये निकला कि 1983 से मेरी राजस्थानी कहानियाँ, नाटक, वार्ता बराबर प्रसारित हो रहे हैं। मेरा पहला कहानी संग्रह राजस्थानी का मनचाही आज़ादी मैंने 2008 में प्रकाशित करवाया और वो मेरा संग्रह अमेरिका की एक लाइब्रेरी में भेजा गया। वहाँ इतना पसंद आया कि उसकी 50 प्रतियाँ उन्होंने और मंगवाई। जब मैं मेरे परिचय में मैं पढ़ती हूँ कि मेरा मनचाही आज़ादी कहानी संग्रह अमेरिका की लाइब्रेरी में है, तो मैं सोचती हूँ सच क्या ये मैंने लिखा था? कहाँ तो मैं एक दूसरी पास नहीं की जिसने और ऐसा लिखा कि विदेश तक में पहुँच गया। अब तक करीब मेरी 25 किताबें छप गई। फिर पंजाबी में अनुवाद की लगन लगी मुझे। मैंने बादल जी से कहा, बादल जी मुझे एक कहानी संग्रह भेजिए पंजाबी का, जयपुर में तो मिलेगा नहीं। तो इन्होंने मुझे एक पंजाबी संग्रह भेजा, गुरमेल मडाहट जी का जागते लोग। उसका मैंने हिंदी, राजस्थानी में अनुवाद किया, प्रकाशित करवाया। वो इतना इतना पसंद किया गया था। हालांकि मेरे लिखे हुए को जब मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ सच क्या ये मैंने लिखा है इतना, ये कैसे सब हो गया। जब लिखने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक कोई दैवीय शक्ति, शारदा माँ का आशीर्वाद कहूँ या उनकी प्रेरणा कहूँ, तो बस मुझे कोई ध्यान नहीं रहता और लिखने में लगती रहती हूँ। और जब वो प्रकाशित होता है, पुरस्कार मिलते हैं, तब मेरे को लगता है कि भाई मैंने रात दिन जो मेरा समय साहित्य में बिताया वो सार्थक हुआ। और मैं सब आपका धन्यवाद करती हूँ। सृजन कुंज की ओर से मुझे पुरस्कार मिलना, हालांकि मेरी बहुत बहुत इच्छा थी, मैंने सोचा नहीं था ये कि ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ। और श्याम सुंदर जी गोयनका बहुत बड़े उद्योगपति थे। वहाँ जयपुर में एक साल छोड़ के एक साल उनका, तीसरे साल राजस्थानी महिला को लक्ष्मी कुमारी चुनावत पुरस्कार देते थे, वो 31,000 का। मैं जाती में तो सोचती हूँ राम 31,000, मुझे तो अगर कोई 3100 दे दे तो ही मैं तो शुक्र मनाऊंगी भगवान का। इस एक दिन वो भी आया। तो 10 नवंबर 2019 को मुझे लक्ष्मी कुमारी चुनावत पुरस्कार मिला 31,000 का। अब जो भी कोई घर पे आता है वो सब देखता है तो कहता है अरे आप तो कहते हो मैं तो पढ़ी नहीं। मैंने कहा वास्तव में पढ़ी नहीं हूँ, मैं 2 कक्षा मैंने सिर्फ पास की, तीसरी का मुझे पता भी नहीं कैसे परीक्षा होती है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इसी तरह से बस मैं पढ़ पढ़ के और मैं मेरे रास्ते पे चलती रही। एक लगन थी जिसका नतीजा आप सबके सामने है। और पुरस्कारों की लिस्ट देखती हूँ मैं
तो मुझे खुद को भरोसा नहीं होता। और भी सब मुझे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ। अरे भाई क्या बताऊँ, मैंने तो ये पढ़ के ही मैंने सीखा है। कई ऐसे कह देते हैं कि हमें माँ बाप ने नहीं पढ़ने दिया, बहुत सी लड़कियां महिलाएं कहती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब कोई सीखने की लगन हो, कोई हुनर हो, दुनिया की कोई ताकत भी उसे नहीं रोक सकती। मुझे देखो, मेरी माँ, हमारे घर में कोई साहित्य तो क्या अखबार पढ़ना भी नहीं जानता, आज भी उनकी ये हालत है। लेकिन मैं आपसे, इससे, उससे पढ़ के किताबें ले के लाइब्रेरी से मंगा कर मैंने ये सब सीखा और मैंने लिखा। तो भाई मैंने कहा तुम्हें माँ बाप ने नहीं, तो तुम घर में कोशिश करो, कोई अच्छा काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। हमारे घर में किसी ने मेरा लेखन आज तक, मेरा सबने विरोध किया, ये क्या लेके बैठ गई, बड़ी पढ़ेसरी आई। ये मेरी माँ कहती ससुराल जाएगी ना तो यूँ कहेंगे काम के लक्षण तो सिखाए नहीं, या पढ़ेसरी मारे माथे मट दी है। फिर अब मेरी माँ कहती अरे बेटा सावित्री, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाती तेरे को तो तू पता नहीं क्या कमाल करती, बेटा तेने छुप। मैंने लेखन इस तरह से किया जैसे कोई मैं चोरी कोई काम कर रही हूँ। जब कोई घर में देखता कहता काम से जी चुराती है और अखबार या किताबें लेके बैठ जाती है। अब उनको पता चला कि भाई किसी अच्छे काम की लगन हो, मन में एक तरह का निश्चय कर ले, उसके नतीजे हमेशा अच्छे निकलते हैं। और मेरे लिए ये आज बहुत हर्ष का विषय है। आप सबके सामने मैंने 2 शब्द के, अलग मुझे साहित्य भाषा में बोलना भी नहीं आता, जो कोई त्रुटि या गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। और आपको बहुत धन्यवाद है, आज मुझे आपने सम्मानित किया, मेरा मान बढ़ाया, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। हैरान होंगे, देखो हमें तो सबको यहाँ मंच पर हैरानी हुई ये जान करके कि आप केवल दूसरी क्लास पढ़ी, लेकिन सुनते कबीर थे और लिखते थे कि मसी कागज छुइयो नहीं, मैंने कलम भी नहीं पकड़ी है, मैंने कागज भी नहीं पकड़ा, कबीर हो गए। अपने दौर के कबीर हमने देख लिए कि जिन्होंने, अब वो उस कबीर ने नहीं पकड़ा तो आज के कबीर 2 पास तो हो ही सकते हैं, लेकिन कितने बढ़िया तरीके से आपको यहाँ से प्रेरणा मिलती है। अब गोयल जी की तरफ से ये एक और, क्योंकि ये पुरस्कार, ये सम्मान 2 जगह जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिन्होंने पर्यावरण को अपना ध्येय माना, पर्यावरण को अपना मिशन माना और अपनी कविताओं को, अपने साहित्य को उसी के इर्द गिर्द रचा है, ऐसा एक शख्स नरेश मेहन हमारे बीच उपस्थित हैं हनुमानगढ़ से। आप कृपया मंच तक आएं और आदरणीय गोयल जी से और हमारे मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन कि नरेश मेहन जी को, प्रकृति की रचनाएं आपकी हैं, बहुत खूबसूरत कविताएं आप करते हैं और उसी के इर्द गिर्द अपने संसार को बुनते हैं नरेश मेहन जी। और जितने भी हमारे लेखक हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि अपने संबोधन को थोड़ा सा संक्षिप्त रखें, ताकि कुछ लोगों को उस दिन पर, जिस दिन हम खड़े हैं, जिसका हम नाटक देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नरेश जी ने उसको अपने साहित्य में बुना है, गुना है। आदरणीय नरेश मेहन जी। परम श्रद्धेय गोविंद जी, मेरे बहुत ही स्नेही भाई डॉक्टर मंगत बादल और राजेंद्र जी जोशी, पीके सूदन साहब, गोयल साहब, और सबसे साहित्य की एक बहुत ही पवित्र सी संस्था, या जिसे मैं कहूँ कि साहित्य का मंदिर, जो लंबे समय में से तपस्या करता आ रहा था, सृजन संस्थान, और नौज के पब्लिक स्कूल के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाटक प्ले किया और बहुत ही पर्यावरण पर खूबसूरत कई कविताएं सुनाई। मैं मधु जी की बात से सहमत हूँ कि बच्चों की कुछ कविताएं सुन के मुझे भी बहुत नए विषय उसमें मिले। उसमें धरती भी एक विषय बच्चों ने कही, बहुत प्यारा सब था। तो मैं, हमारे अभी संदेश जी ने कहा है कि संक्षिप्त कहा जाए, मैं सिर्फ बच्चों को इतना ही कहूँगा कि आज पृथ्वी दिवस है और पर्यावरण और जलवायु को बचाने के लिए मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि आप एक एक वृक्ष, एक एक पेड़ को अपना दोस्त बनाओ, तभी ही पर्यावरण बचेगा। क्योंकि जिस हिसाब से आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और बच्चों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आने वाला समय उन्हें कैसे मिलेगा। तो मेरा बच्चों से पुनः आग्रह है कि कृपया एक एक पेड़ को अपना दोस्त बनाएं और बाल साहित्य में
पर्यावरण और प्रकृति के लिए लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। मधु जी ने 30 किताबें लिखी है। मैं मधु जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अधिक से अधिक बाल साहित्य में प्रकृति के ऊपर लिखें, क्योंकि आने वाला भविष्य प्रकृति पर ही डिपेंड है। धन्यवाद आप सबका। सुरजाराम जालीवाला सृजन सम्मान, उसको यहाँ देने के लिए हमारे बीच उनके पौत्र आनंद जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच तक आएं। और इस सम्मान को 2 हिस्सों में, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, ये 2 भाषाओं में दिया जाता है, एक हिंदी में और दूसरा राजस्थानी में। हिंदी के लिए हमारे बीच दौसा से अंजीव अंजुम पधारे हैं और आपको मैं मंच पर निमंत्रण दूं कि आप आएं। अंजीव अंजुम, बाल साहित्य में आपका काम है, गांधी पर आप काम कर रहे हैं और कविताएं भी हैं। आदरणीय अंजीव अंजुम एक संस्था भी चलाते हैं और इसी तरह के जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित कर रहे हैं। तो हर तरीके से आप योगदान दे रहे हैं। अंजीव जी, आनंद जी से मेरा आग्रह और हमारे मंचस्थ अतिथियों से कि वो हिंदी भाषा के लिए सुरजाराम जालीवाला स्मृति सम्मान जो दिया जा रहा है वो अंजीव अंजुम को दिया जा रहा है। एक बार तालियों के साथ इस सम्मान का और सम्मान बढ़ाएं। मैं शारदे को नमन करता हूँ। सृजन सेवा संस्थान एवं नौजगे पब्लिक स्कूल के इस संयुक्त तत्वावधान में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मंचासीन अतिथि गणों को प्रणाम करते हुए और विद्वज्जन और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए ये सम्मान बड़ा अहम सम्मान है। इसका मुख्य कारण ये नहीं कि मैं यहाँ आज सिर्फ कि ये सम्मान मिल रहा है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा जो शैशवावस्था का जो समय था, मेरा जो शिशु अवस्था का जो समय था, 5 वर्ष तक मैंने यहीं पर इसी माटी में खेलकर अपने जीवन को संजोया था। ये मेरे लिए बहुत अहम है जो मुझे राष्ट्रीय स्तर का संस्कृति मंत्रालय का सम्मान मिला या उत्तर प्रदेश साहित्य हिंदी अकादमी का मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, उनसे भी बड़ा सम्मान ये मैं अपना मानता हूँ। मैं दूसरी वजह ये भी है कि आदरणीय गोविंद भाई साहब, श्री भैरवलाल जी गर्ग साहब, श्री आशु भैया, इनकी किताबों को मैंने पढ़ा है, इनकी कहानियों को मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैंने कहानी लिखना, लघु कथाएं लिखना, व्यंग लिखना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि मेरी 180 किताबें पूरी प्रकाशित हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक कभी किसी किताब पर कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैंने पैसा लिया है। और ये बात मैंने आदरणीय गोविंद जी शर्मा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं इनसे सीखी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इस मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय संदेश जी भाई साहब, आदरणीय सैरिया जी भाई साहब, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमन। लेखकों से आप मिल चुके, लेखक 3 ही हुए, किताबें 300 हुए, एवरेज निकालो 180, लगभग 120 और 25 किताबें, तो कितने बड़े लोगों से आप मिल रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है और ये हमारा भी सौभाग्य है, इस मंच का सौभाग्य है। राजस्थानी भाषा के लिए ये जो सम्मान है सुरजाराम जालीवाला सृजन सम्मान, ओम प्रकाश तंवर जी चूरू से हमारे बीच पधारे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप कृपया मंच तक आएं और इस सम्मान को ग्रहण करके सृजन सेवा संस्थान का सम्मान बढ़ाएं। आदरणीय ओम प्रकाश तंवर चूरू से हमारे बीच पधारे हैं। सुरजाराम जालीवाला सृजन सम्मान राजस्थानी भाषा के लिए आनंद जी और उनके परिवार की तरफ से आइए सर। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सामने उपस्थित गण, 1975 से 1984 तक मेरा पदस्थापन देशनौक में रहा।
करणी माता की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मैंने वहाँ पर 3 छोटी पुस्तकें करणी माता के चमत्कार, मुलाज माता और इंद्रबाई चरित्र लिखी और वो अमेरिका तक गई। उसके बाद में एक अंतराल आ गया, विराम आ गया। मैं छुटपुट हिंदी अंग्रेजी में लिख लिया करता था, लेकिन कोई पुस्तक मैंने नहीं लिखी। 2018 में अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अपने ऊपर मायड़ भाषा का भी कुछ कर्ज है। मैं 70 वर्ष का हो गया था, अब मैं 75 में चल रहा हूं, तो मन में बात आई कि जाते जाते इस कर्ज को अपने माथे पर न लेकर के कुछ चुकाया जाए। इस भावना से 2018 में मैंने राजस्थानी में मेरी पहली पुस्तक संजोग नाम से लिखी और उस पुस्तक का प्राकलन प्रोफेसर भंवर सिंह सामोर, जो राजस्थानी के बहुत बड़े विद्वान है, साहित्यकार हैं, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि बाल साहित्य का राजस्थान में अभाव है, इस पर आप कुछ देखिए। तो अगले ही वर्ष 2019 में मैंने मेहर बाबू आयो नाम से राजस्थानी में बाल कहानी किताब लिखी। जब मैं किताब लिखी तो मैं फीडबैक मिलो कि गुरुजी ने किताबा तो राजस्थानी में लिख रहे हो, बांधसा कौन है, टावरन तो हम राजस्थानी आवे ही को नहीं, घर में राजस्थानी भूले ही को नहीं, और थे राजस्थानी लिख रहे हो तो बांधना बात क्या पूछे। तो मैंने उस किताब का हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया। फिर मैंने सोचा कि पढ़ो या मत पढ़ो, मैं मेरा काम करूंगा, ये सामने वालों पर निर्भर करता है वो पढ़े या नहीं पढ़े। तो मैंने मेरी कलम को चलाना जारी रखा। उसके बाद मैंने आंखें आए अनमोल लिखा, फिर कागज चेंज लिखा, और कल ही एक किताब आई है बाल मन री जिज्ञासा। संयोग की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि 2021 में मैंने 5 पुरस्कार की घोषणा हुई, 5 पुरस्कार मिला, लेकिन वो पुरस्कार आकर के मन की खुशी हुई है, मन जो उत्साह मिले है, नया बिंदु मिला है, नया विषय मिला है, निश्चित रूप से इसमें मेरी और ऊर्जा मिली है और मेरी और कलम तेजी से सी रही है। सृजन सेवा संस्थान और आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी हमारे बीच संभवतः नहीं है, मुझे दिखाई दे नहीं रहे। संदीप जी, मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो ये सम्मान बाल साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर भैरूलाल गर्ग भीलवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं, और बाल वाटिका पत्रिका आप चलाते हैं पिछले 25 साल से। बहुत स्तरीय आपकी मैगजीन है बाल साहित्य की, और हिंदुस्तान में एक प्रतिष्ठित मैगजीन के रूप में वो मैगजीन जानी जाती है। बाल वाटिका नाम से आपकी जो मैगजीन है वो हर जगह देश में पहुंच रही है, देश भर के बड़े बड़े राइटर्स उसमें लिख रहे हैं। तो आदरणीय भैरूलाल गर्ग जी उस सम्मान को ग्रहण करें। सुभाष अनेजा साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान, सृजन सम्मान, डॉक्टर भैरूलाल गर्ग भीलवाड़ा। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित रचनाकार साथियों, प्रबुद्ध देवियों और सज्जनों, प्रिय बच्चों, जैसा कि मेरे सभी सम्मानित साथियों ने आज इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, मैं भी उसी अनुभूति से गुजर रहा। दिसंबर के 29 दिसंबर के कार्यक्रम में भाई आशु जी दिल्ली में साहित्य अकादमी में मिले थे। उसके कुछ ही दिन बाद एक दिन इनका फ़ोन आया कि हम आपको साहित्यिक पत्रकारिता के लिए सम्मानित कर रहे हैं।
मैं ये जानकर दंग रह गया कि बाल वाटिका क्योंकि बच्चों की पत्रिका है और उसे साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति का विषय है। क्योंकि जब बाल साहित्य को प्रौढ़ साहित्य के समानांतर आज भी नहीं माना जा रहा है, आज भी उसे दोयम दर्जे की स्थिति से उबरने का अवसर नहीं मिला है, आज भी उसे बचकाना माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में सृजन सेवा संस्थान और नोजगे पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में बाल वाटिका को बाल साहित्यिक पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैकड़ों पुरस्कार मुझे बाल साहित्य लेखक होने के कारण मिले और देश का बहुत बड़ा सम्मान बाल साहित्य का जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है 2 वर्ष पहले मुझे भी मिला है। 2 वर्ष यानी 19 में दिसंबर में, जिसकी सम्मान राशि 2 लाख रुपया है। देश का बहुत बड़ा सम्मान। लेकिन आज जो मुझे सम्मान मिला है मैं उसे बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि यह बाल साहित्य की पत्रिका बाल वाटिका को साहित्यिक पत्रिका में सम्मिलित करने का एक प्रामाणिक अवसर है। ये बहुत बड़ी और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि बाल वाटिका केवल पत्रिका भर नहीं है। बाल वाटिका बाल साहित्य उन्नयन को समर्पित एक अभियान। मार्च 96 से बाल वाटिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। 27वां वर्ष में से चल रहा है, लेकिन बीच में 2 वर्ष का जो अंतराल ऐसा आया कोरोना के कारण कि उसमें बाल वाटिका बंद रही। कई हमारी बाल पत्रिकाएं बिल्कुल बंद हो गई, पुनः शुरू नहीं हुई। लेकिन बाल वाटिका को अभी मार्च में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया है। मुझे ये जानकर के मतलब इस स्थिति में मैं हूँ आज, तो मुझे रह करके मतलब ये अनुभूति हो रही है कि अगर बाल वाटिका मार्च से आरंभ नहीं होती और भाई कृष्ण कुमार आशु जी का मुझे जो फोन आया है, तो क्या मैं उस समय गर्व की अनुभूति करता या आज करता कि बाल वाटिका तो बंद हो गई। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता मेरा बाल वाटिका का। लेकिन बाल वाटिका मार्च 96 से शुरू हो गई, अभी 2 अंक निकले हैं और आगे भी मेरा पूरा प्रयास है कि ये पत्रिका निकले, क्योंकि इस पत्रिका ने बाल साहित्य उन्नयन में जो काम किया है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वैसा काम बाल साहित्य में पत्रकारिता के स्तर पर नहीं है। 1 दर्जन से अधिक जो हमारे बाल साहित्य के पुरोधा हैं उन पर विशेषांक निकले हैं जो बड़े चर्चित रहे। उनमें से कई अंकों का लोकार्पण दिल्ली में हुआ। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी उम्र के कई साथी जिन्होंने एक कविता बचपन में पढ़ी होगी, सीखो एक कविता थी, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश, याद होगी उन्हें। उसके रचनाकार थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, इलाहाबाद के थे। 2-3 पत्रिकाओं के वे संपादक भी रहे, बहुत बाल साहित्य लिखा, प्रमुख रूप से बाल कविताएं लिखी। उन पर बाल वाटिका ने विशेषांक निकाला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 3री-4थी क्लास में जिस कवि की रचना मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा होकर के कोई बाल पत्रिका बाल वाटिका जैसी निकालूंगा और उन पर विशेषांक निकालेगा और जिसकी चर्चा देश भर में। ऐसे 1 दर्जन से अधिक बाल वाटिका के विशेषांक निकले हैं। ठाकुर श्रीनाथ सिंह के अलावा डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे, डॉक्टर श्री प्रसाद, विनोद चंद्र पांडे, डॉक्टर शेरचंद गर्ग, शकुंतला सिरोठिया, मनोहर वर्मा, सीताराम गुप्त और अभी मई का जो अंक है वो आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि बाल स्वरूप राही जी पर केंद्रित है, जिसका अभी 1 तारीख को लोकार्पण हिंदी भवन दिल्ली में होना। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ।
बाकी कहने को तो बहुत सारी बातें थी और कभी अवसर मिलेगा तो मैं कहूँगा। बाल वाटिका ने 23 नेशनल सेमिनार भीलवाड़ा में करवाए हैं, जिसमें चंदा मामा के संपादक बालस्वामी रेड्डी, नंदन के संपादक जयप्रकाश भारती और भी देश के जितने बड़े बड़े यानी बाल साहित्य रचनाकार हैं वो उसमें पहुंच चुके हैं। ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है और विशेष करके राजस्थान वालों के लिए तो है ही कि राजस्थान से एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित हो रही है जिसका बाल साहित्य उन्नयन में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।